दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको यहाँ पर कंपनी के बारे में सब कुछ बताऊँ उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो इसके चलते यहाँ पर फेस कैम जो वीडियो है वो बनाना यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर मेरी जो बात है, जो मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। आपको यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, दोस्तों ये लोग यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये लोग यहाँ पर प्राइमरीली जो लोग होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर सीनियर हो गए एंड मिड करियर लोग हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, सम टाइम यंग प्रोफेशनल्स, तो ये जो अलग अलग तरीके के एज ग्रुप के अलग अलग जो लोग हैं उन लोगों को ये लोग यहाँ पर अपस्केलिंग की और दूसरी यहाँ पर करियर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कोई बंदा है उसने यहाँ पर बीबीए करा है, यानी कि बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स करके रखा है, तो उस बंदे को यहाँ पर अब आगे चलकर उसको फाइनेंस का कोई कोर्स करना है तो ये लोग यहाँ पर फाइनेंस का कोर्स करवा देंगे। लेकिन अगर उस बंदे को यहाँ पर दूसरा कोई कोर्स करना है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो मेनली उन लोगों को टारगेट करती है कि भाई जिसने ऑलरेडी कोई कोर्स करके रखा है, कोई भी कुछ एजुकेशनल चीज़ करके रखी है, लेकिन उस बंदे के पास में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पास में जॉब नहीं है, तो उसके लिए ये कंपनी यहाँ पर मेनली काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जिसने यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड कोर्स करके रखा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन उसको एआई के अंदर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये लोग जो है उसको उससे रिलेटेड कोर्स यहाँ पर करवा देंगे। तो दोस्तों ये जो कंपनी है इस तरीके का यहाँ पर बिजनेस करती है। और दोस्तों नो डाउट ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ 19 जनवरी के दिन यानी कि आज जो है वो ओपन हुआ है, फिर 23 जनवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं प्राइस बैंड की बात करूँ तो 130 रुपीज़ से लेकर 140 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ एचएनआई कैटेगरी की, तो उसके अंदर आपके लिए जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 1000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 60 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है उसमें से ऑलमोस्ट यहाँ पर 58 करोड़ जितना फ्रेश इशू है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि भी जो कंपनी के प्रमोटर हैं उन लोगों ने नो डाउट यहाँ पर ऑफर फॉर सेल निकाला है, लेकिन ऑफर फॉर सेल काफ़ी ज़्यादा कम है और फ्रेश इशू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई है। तो दोस्तों इसके चलते जो पैसा इसके अंदर इस आईपीओ के अंदर रेज होगा उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो यहाँ पर कंपनी के काम के अंदर यहाँ पर लगने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो दोस्तों आप लोग रिटेल कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,40,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,80,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो इस आईपीओ से पहले कंपनी की प्रमोटर के पास में 92.27% जितना स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 67.27% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की। हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ 65 लाख के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 13 करोड़ 24 लाख के हो गए। तो ईयर ऑन ईयर एसेट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी के पास में आज की तारीख के अंदर अच्छे खासे एसेट्स यहाँ पर हैं। वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वही दोस्तों अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझने की कोशिश करें तो 2021 के अंदर कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग थी, कंपनी ने यहाँ पर 54,000 का लॉस बुक करा। फिर 2022 के अंदर यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर 49 लाख का लॉस बुक करा। फिर 2023 के अंदर जाकर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनी, कंपनी ने यहाँ पर 2 करोड़ 47 लाख का प्रॉफिट बुक करा। और दोस्तों मेरा ये भी मानना है कि जैसे ये लोग प्रॉफिटेबल हो गए तुरंत ये लोग यहाँ पर जो है वो आईपीओ लेकर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्च के अंदर भले एक फाइनेंशियल ईयर था जो कि 2023 था, जिसके अंदर इन लोगों ने 2 करोड़ 47 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर अगस्त के बीच के अंदर भी, मतलब कि आप लोग ऑलमोस्ट 6 महीने मान सकते हो, तो उन 6 महीनों के अंदर भी इन लोगों ने 3 करोड़ 15 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। मतलब कि जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहले लॉस मेकिंग थे, उसमें से प्रॉफिटेबल बने, और फिर जब एक साल के अंदर जितना प्रॉफिट बुक करा था उससे ज़्यादा तो इन लोगों ने 6 महीने के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बोरोइंग को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आगे जब डेट टू इक्विटी रेशियो हमें देखेगा तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि भाई कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग है और कितना बोरोइंग यहाँ पर नहीं है। दोस्तों मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करी, तो हम लोग यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी समझ लेते हैं।
और दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को आगे बताया था कि डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर पता चल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भी जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हमें यहाँ पर 0.08 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई आप समझ सकते हो कि कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, ना के बराबर में डेट है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ROE की, तो 119% का ROE है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि भाई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं दोस्तों मेरी जो फेवरेट चीज़ है, जो मुझे कंपनियों के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब कि मेरा जिस चीज़ के ऊपर ध्यान रहता है वो है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कि कंपनी ने यहाँ पर जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगाए उसके ऊपर वो लोग क्या रिटर्न ला कर दिए हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर 157% का ROE के मतलब कि दिया है। तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही प्यारा रिटर्न लाकर दे रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें 119% का देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो मतलब कि प्री IPO या पोस्ट IPO दोस्तों जो भी हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर हम लोग पोस्ट IPO पर फोकस करें तो इनको जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें यहाँ पर 4 रुपीज़ और 77 पैसे का देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वहीं दोस्तों इन लोगों का जो PE रेशियो हमें यहाँ पर 30 का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी हमें वैल्यूएशन फेयर देखने को मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन के अगर मैं इसके बारे के अंदर आपको समझाऊं तो भी इसकी जो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों इन लोगों की जो इंटरेस्ट के पीछे का वन ऑफ द मेन रीज़न है वो दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन है। एक तो कंपनी फेयर वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है, साथ ही साथ कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। जैसे आप लोगों को मैंने आपको फाइनेंशियल्स के अंदर समझाया वो जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, लॉस में से कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, एसेट वगैरह भी ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो मैंने इसके अंदर डिटेल के अंदर रीडिंग करी थी, लेकिन यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें दी गई है। अगर आप लोग चाहो तो खुद से रीड यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो भाई इन लोगों ने यहाँ पर मेनली अपनी कंपनी के ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है। आप लोग हर किसी चीज़ के अंदर आप जब रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग जो पैसा है अपने धंधे के अंदर लगाकर अपने धंधे को यहाँ पर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नो डाउट दोस्तों IPO के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर लगे आते हैं इन लोगों का, यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई आज की तारीख के अंदर कुछ 121 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ 86% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। और दोस्तों मैं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को आपको थोड़ा बहुत और समझाऊँ तो कुछ लोग इसके अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 8 जनवरी के दिन लोगों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 45 रुपीज़ का था, फिर वो बढ़कर 10 जनवरी को 95 रुपीज़ का हो गया, फिर वो यहाँ पर कुछ दिनों तक 125 रुपीज़ के आसपास में रहा, करीब के 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 125 रुपीज़ का रहा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि 16 तारीख को घटकर 110 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 109 हो गया। और दोस्तों आज ये IPO जब है दोस्तों, आज 19 तारीख के दिन ये IPO ओपन हुआ है, इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 121 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब दोस्तों IPO ओपन होता है तभी जनरली जो कंपनियाँ होती हैं उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। दोस्तों ये डाउन होने के पीछे का रीज़न क्या है कि भाई जब IPO ओपन होगा तभी लोगों को यहाँ पर क्लियरली सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा कि भाई कितना सब्सक्रिप्शन किस कैटेगरी के अंदर हुआ है। तो उसके चलते क्या होता है कि भाई जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होती है उसकी डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन इन लोगों का जो GMP है वो यहाँ पर बढ़ गया है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी अच्छा है और लोगों का इंटरेस्ट भी हमें अच्छा से देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो आप लोग यहाँ पर मिनिमम 75% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते। मैं दोस्तों अभी जब पहला दिन है और मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 बजे के आसपास में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों का भाई आज का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ लगे हाथ। तो QFB कैटेगरी के अंदर IPO 6.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए, साथ साथ HNI कैटेगरी के अंदर ये IPO 20 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुए, और रिटेल कैटेगरी के अंदर भाई ये लोग 32 टाइम्स जितना यहाँ पर IPO ओवर सब्सक्राइब हुए, और टोटल ये जो IPO है 22 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुए। तो आप लोग समझ सकते हो भाई जो सब्सक्रिप्शन है वो पहले दिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे तो भाई 100% सेटिस्फेक्शन है, मुझे ये जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर मेरे फाइनल ओपिनियन पर पहुँचते हैं। दोस्तों अगर बात करें लिस्टिंग गेन की, नो डाउट आप लोग इस IPO को लेकर लिस्टिंग गेन के बारे में भी सोच सकते हो। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, नो डाउट दोस्तों आप लोग इस IPO को लेकर लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो, क्योंकि भाई कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं। और दोस्तों जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है, जो छोटी कंपनियां होती हैं, उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो दोस्तों उनको लोगों का जो डेट होता है, जो बोरोइंग होता है वहीं रहता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर डेट और बोरोइंग भी कम है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बस यही कुछ बातें थी जो मुझे स्टूडियो के अंदर रखनी थी, और मैंने आप लोगों को लिस्टिंग इन और सारी चीज़ें समझा दी है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत और डिटेल के अंदर जानना है, कुछ भी मतलब कि मुझसे सवाल वगैरह करने किसी भी शेयर या किसी भी IPO से रिलेटेड, तो दोस्तों मैंने मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर भी डाला है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर देना। मेरी ID है रुद्र पटेल CEO, तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना और वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना। तो मैं भी आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर DM के जरिए, डायरेक्ट मैसेज के जरिए आपको रिप्लाई देने की और आपके जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगा। दोस्तों बस ये कुछ बातें थी जो मुझे स्टूडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी सारी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपके ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।